वेल माई सेल्फ इरमान चीते। तो आज हम पर्टिकुलरली आपके फ्लेमिंगो बुक में एक नया चैप्टर पोएट्स एंड पैनकेक्स लेकर जाएंगे। देखिए, जब मैंने पीवाईक्यूज को एनालाइज किया तो मैंने देखा इस चैप्टर में से कुछ सेट्स में आपका एक क्वेश्चन 2 मार्क्स में, कुछ सेट्स में 5 मार्क्स में और कुछ सेट्स में 6 मार्क्स का रेफरेंस बना हुआ था। तो चैप्टर अपने आप में इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान से सुनेगा, ध्यान से समझेगा। बहुत इन डेप्थ जाकर बताऊंगा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, और ये भी समझाऊंगा कि क्वेश्चंस बनेंगे कैसे और आप लिख कर कैसे आएंगे। देखिए, पोएट और पैनकेक्स को लिखने वाले जो आपके ऑथर हैं उनके बारे में जान लेते हैं। अशोका मित्रा, पहले समझते हैं इनके बारे में, फिर मैं आपको बेसिकली सेंट्रल थीम क्लियर करूंगा चैप्टर का क्या है। ये एक पेन नेम है। पेन नेम पर्टिकुलरली किसको कहा जाता है? जैसे आप देखते हैं कुछ एक्टर्स, फॉर एन एग्जांपल अगर मैं बातचीत करूं तो जैसे मैं अपनी कास्ट चीते बता देता हूं, एक्चुअली में तो नहीं हूं, तो वो चीज यहाँ पर है। तो एक्चुअली में जो पेन नेम है इनका वो क्या है? अशोकमित्रन। लेकिन एक्चुअली में जो थे कौन थे आपके? जगदीश थ्याराजन, जिन्होंने इस कहानी को लिखा है। अभी आपको पूरा पता चलेगा। ये एक इंडियन राइटर है और वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिगर्स हैं। मतलब पोस्ट और प्री दो शब्द होते हैं। इंडिपेंडेंस से पहले वाले समय को प्री कहा जाता है और इंडिपेंडेंस से बाद वाले समय को पोस्ट कहा जाता है। तो बाद के समय के तमिल लिटरेचर रहे हैं। इन्होंने 200 से ज्यादा शॉर्ट स्टोरीज को लिखा और डजन ऑफ नॉवेल्स भी लिखी हैं। इनका जन्म, ये एक अजीब सा नाम है यार, सिकंदराबाद में हुआ। तब सिकंदराबाद क्या है आपको पता होगा, तेलंगाना की कैपिटल क्या है? हैदराबाद। तो हैदराबाद की जस्ट थोड़ी सी दूरी पर आपको देखने को मिल जाता है सिकंदराबाद। ठीक। इन 1931 और ये चेन्नई मूव कर जाते हैं 1952 में, क्योंकि इनको एक इन्विटेशन आता है अपने पिताजी के दोस्त। अब यहाँ पर मेन कैरेक्टर रहेंगे एस वासन, जिनका कि अभी मैं जिक्र करूंगा। ठीक, चलिए। और यहाँ पर एक चीज और कही हुई है कि मोर देन अ डिकेड, ये 10 सालों से ज्यादा एक स्टूडियो में काम करते हैं जिसका नाम है जेमिनी। आप पीछे की तरफ तस्वीर देख भी सकते हैं। ये बहुत पुराने समय की बातचीत होगी। उस दौरान ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म बना करती थी, अलग तरीके के मेकअप स्टूडियो हुआ करते थे। तो वहां से आपका चीजें रिलेट करेंगी। अभी आपके मन में सवाल होगा, पोएट्स एंड पैनकेक्स जो टाइटल है वो ऐसा क्यों रखा गया? तो उसके पीछे भी कारण है। ठीक, चलिए। अब यहाँ पर देखते हैं पर्टिकुलरली क्या ही बिगेन राइटिंग। तो अपने एक्सपीरियंसेस को लिखते थे जब ये फिल्म इंडस्ट्री में काम करते थे। कॉलम्स मतलब होता है कि न्यूज़पेपर या जर्नल। जर्नल एक ऐसा न्यूज़पेपर जिसमें पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड खबरें छपती हैं। एग्जांपल इकोनॉमिक टाइम्स। तो वहां पर ये लिखते थे कुछ चीजें। ठीक। और एक मैगजीन भी थी, वीकली ऑफ इंडिया। वहां पर भी इन्होंने कुछ चीजें लिखी। बाद में इन्होंने जितना भी कुछ लिखा उन सबको जोड़कर एक बुक बना दी गई और उस बुक का नाम क्या रखा गया? माई ईयर्स विद बॉस। अब ऐसा क्यों कहा गया वो आपको कहानी में पता चलने वाला है। क्लियर, चलिए। और वहीं अगर मैं चैप्टर स्केच तो नहीं कह सकता इसको, बस पर्टिकुलरली मैं आपको बेसिक बेसिक थीम बताते चल रहा हूँ, क्योंकि कहानी अपने आप में इतनी डाइवर्स है कि सेंट्रल आइडिया फिर चैप्टर स्केच बन नहीं सकता था। अब मैं समरी बता दूं, चैप्टर स्केच बता भी दूं, क्वेश्चन वैसे बनेगा नहीं, तो वो वेस्ट ऑफ टाइम होगा कि मैं तुम्हारे टाइम के साथ भी खेल रहा हूँ और तुम्हें आसान चीज पढ़ाकर अपने आप को अच्छा टीचर साबित कर दूंगा, लेकिन वो चीज एग्जाम में आएंगी नहीं। ठीक, तो इसलिए बनाया नहीं, क्योंकि बन नहीं सकता था। क्लियर। जिन चीजों में बन जाता है, जिन चैप्टर्स में, उसमें मैं सेंट्रल आइडिया बना देता हूँ। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, बस ये समझकर चलेगा कि यहाँ पर ना ह्यूमर बहुत ऐड करने की कोशिश की गई है। पूछ लेते हैं कि इस स्टोरी को लिखते वक्त टोन कैसी थी, तो बता दीजिएगा कि टोन कैसी थी। ह्यूमरस। ह्यूमरस मतलब मजाक को काफी हद तक ऐड किया गया। और ये एक इंटरेस्टिंग अकाउंट है अशोका मित्रन के एक्सपीरियंस का, जो कि उन्होंने महसूस किया। यार होता है ना कि आप कहीं पर भी किसी जगह पर काम कर रहे हैं तो आप कुछ चीजों का एक्सपीरियंस करते हैं, तो उन्होंने उसको लिखा है, जो कि उनको जेमिनी स्टूडियोज में हुआ था, जो कि मद्रास में पड़ता है। ये पूरी की पूरी कहानी आपकी जेमिनी स्टूडियोज के अराउंड ही रिवॉल्व करेगी। क्लियर। उनका एक इंटरेस्टिंग डिस्क्रिप्शन होगा, वो पर्सनैलिटी इसके बारे में बताएंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, हम जिन लोगों के साथ काम करते हैं उनका स्वभाव कैसा है, वो सब चीजें यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। उनकी ईसेंट्रीज मतलब वो लोग कितने अजीब थे, उनकी वीकनेस क्या है, और डिलाइटफुल मतलब काफी हास्य मुक्त तरीके से वो चीजें बताई जाएंगी। क्लियर। और मैं आपको बता चुका हूँ कि एक्चुअल में पूरी की पूरी एक बुक है, माई ईयर्स विद बॉस। एक्सर्ट मतलब उसका आपको एक हिस्सा पढ़ाया जा रहा है। क्लियर, चलिए। तो अब यहाँ से मेनली आपकी कहानी स्टार्ट होती है। कहानी को स्टार्ट करने से पहले करेक्टर्स को समझते हैं, क्योंकि करेक्टर्स काफी हैं और कुछ और करेक्टर्स भी हैं जो कि स्टोरी के एंड में इंट्रोड्यूस होंगे, जो कि यहाँ पर मैंने एडअप नहीं किए। क्लियर, चलिए। तो सबसे पहले इंसान होंगे आपके बॉस। अब ये बॉस कौन है? तो जो जेमिनी स्टूडियो के मालिक है उनको बॉस कहा गया। अब इनका एक्चुअली में नाम क्या है और इनको बॉस क्यों रेफर किया गया वो तो आप जान ही चुके हैं। देखिए, ये मिस्टर एस वासन है, जो कि फाउंडर भी हैं और बॉस भी हैं किसके? जेमिनी स्टूडियोज के। ही हैड अ लाइकिंग, इनको इरुडेट, इरुडेट किसको कहा जाता है बताता हूँ। मतलब वो लोग पसंद थे जो पढ़े लिखे थे। यार उस समय पर कास्ट सिस्टम चला करता था, तो बस एक चीज बताने की कोशिश की गई है कि पढ़े लिखे और ऐसे लोगों को पसंद किया करते थे जो कि ब्राह्मण कम्युनिटी से थे। ब्राह्मण से इन द सेंस में कहना चाह रहा हूँ कि जो ऊंची जाति के लोग थे। क्लियर। ऐसा पहले बहुत चला करता था, तो उस सेंस में है। ही सीम्स टू बी अ गुलिबल मैन। मतलब गुलिबल किसको कहा जाता है? एक ऐसे इंसान जो कि घिरे हुए थे किन लोगों से? शैलो। शैलो मतलब साइकोपैथ्स उनको बोलते हैं, साइको नहीं बोलते हैं एग्जैक्टली, इसको फ्रेंड्स कहा जाता है। तो ये किन लोगों से घिरे घिरे हुए थे? जो पर्टिकुलरली चापलूस लोग थे। तो समझ गए कि किन के लिए वर्ड यूज किया जाता है। यार एक्चुअली में बॉस है तो अगर किसी को भी तरक्की चाहिए तो चापलूसी तो करनी पड़ेगी। अच्छा, नाम भी गिवन है बुक में कि कौन कौन लोग इनकी चापलूसी किया करते थे। सुब्बू, जिनके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा, और एक लॉयर। और ये एडिटर भी थे एक पॉपुलर तमिल वीकली के, जिसका नाम क्या था? आनंद विकतम। ठीक, विकेटन। चलो, तो मुझे लगता है कि यहाँ तक आपको क्लियर होगा। आप बोस के बारे में समझ चुके हैं। दूसरा आपका है सुब्बू। देखो यार, अगर सुब्बू की बातचीत की जाए
तो बॉस के जस्ट नीचे, बॉस का दाहिना हैंड कह लीजिए या फिर बॉस की जो पोस्ट है उससे जस्ट नीचे जो काम किया करते थे वो कौन थे, सुब्बू। तो इनकी पोजीशन नंबर 2 पर थी जेमिनी स्टूडियोज में। ये इंसान ना बहुत चीयरफुल, हंससे मुक्त था और रिसोर्सफुल, मतलब ठीक ठाक पैसे वाला भी था, चैरिटेबल भी काफी था। अभी आपको स्टोरी में पता चलेगा इनके घर में बहुत लोग रहा करते थे और ये किसी को मना भी नहीं किया करते थे। ये एक अमेजिंग एक्टर भी थे, पोएट भी थे, नॉवलिस्ट भी थे। इनके बारे में आपको इन डेप्थ स्टोरी में पता चलने वाले, बस शॉर्ट में एक इंट्रो दे रहा हूँ, ठीक। और ये हमेशा बॉस के साथ ही दिखते थे। एक्चुअली में यार ये इंसान चापलूस नहीं थे, इंसान दूसरों की तारीफ किया करता था, कभी किसी के बारे में गलत नहीं बोलता था। फॉर एन एग्जाम्पल मान लीजिएगा कि मैं सभी के साथ अच्छा व्यवहार करता हूँ, तो लोग मुझे फॉर ग्रांटेड लेने लग गए। तो उसने कहा चलो यार इसका तो मतलब ये तो जानबूझकर ऐसा करता है। तो उसका स्वभाव, एक नेचर ही ऐसा था कि वो अच्छी तरीके से व्यवहार किया करते थे सबसे। लीगल एडवाइसर, इनके बारे में तुम्हें पता चलेगा, एक लॉयर जो कि स्टोरी डिपार्टमेंट में काम करते थे जेमिनी स्टूडियोज के। अब यार मैंने अभी बेसिक थीम बताऊंगा चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, क्लियर, अभी बस सुनते चलो। तो एक लॉयर थे जो कि स्टोरी डिपार्टमेंट में काम करते थे जेमिनी स्टूडियोज के, और अनइंटेंशनली ये एक बडिंग बडिंग मतलब बोलते हैं एक एक्टर जिसका करियर बनने वाला था उसका करियर खा जाएंगे। अब कैसे खाएंगे वो तुम्हें पता चलेगा। वहीं अगर मैं ऑफिस बॉय की बातचीत करता हूँ, यार ये ऑफिस बॉय देखो यार, अब होता क्या है कि जो लोग मेकअप करते हैं, ठीक, उनके लिए यहाँ पर क्या क्या रेफर किया हुआ है, ऑफिस बॉय, ठीक। मतलब समझ लो ना कि जेमिनी स्टूडियो, स्टूडियो मतलब मूवीज, मूवीज किस समय की, ब्लैक एंड व्हाइट मूवीज, तो वहां पर एक्टर्स का मेकअप भी तो किया जाएगा। तो इंसान जो मेकअप करेगा उसको यहाँ पर मैं क्या कह रहा हूँ, ऑफिस बॉय। एक्चुअल में लड़का होगा नहीं, उम्र 40 साल होगी, वो एक पोस्ट के लिए रेफर किया हुआ है, क्या, ऑफिस बॉय, चलिए। तो ही इज इन द मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ जेमिनी। तो ये जेमिनी की मेकअप डिपार्टमेंट स्टूडियोज में था और मेकअप किया करता था किसका, क्राउड का। होता है ना कि यार कई बार ऐसे सीन्स होते हैं यहाँ पर बहुत सारे लोगों की आवश्यकता होती है, तो एक क्राउड का मेकअप किया करता था, मतलब बहुत लोअर लेवल पर काम करता था। अच्छा, ही स्मार्ट, इसको ऐसा लगता था कि शायद ये टॉप फिल्म स्टार बन सकता है, स्क्रीन राइटर, डायरेक्टर, लिरिक राइटर है। बट वॉज अ हाईली फ्रस्ट्रेटेड मैन बिकॉज ये बन कुछ नहीं पाया। इसके सपने थे कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, ऐसा बनूंगा वैसा बनूंगा, लेकिन एट द एंड ये क्या बन गया, एक मेकअप मैन। चलिए अगले ऑदर। यार अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऑदर जो है वही तो अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर कर रहे हैं कि जब उन्होंने जेमिनी स्टूडियो में काम किया तो उनको कैसे लोग मिले। तो ऑदर आपके मेन रहेंगे जिनके अराउंड पूरी की पूरी स्टोरी क्या करेगी, रिवॉल्व। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो बता रहे हैं, वो एक एक करेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करेंगे, क्लियर, समझ गए। चलो तो ऑदर के बारे में देखते हैं क्या है। द ऑदर सीम्स टू बी एन एजुकेटेड यंग मैन। तो जो ऑदर थे वो पढ़े लिखे यंग मैन थे जिनका काम क्या था, स्कैन करना न्यूज़पेपर्स को। एक्चुअली में इनका काम पहले शॉर्ट में बताता हूँ। यार ये तो आप समझ गए कि मालिक है। सुब्बू क्या किया करते थे स्टोरी में बताऊंगा। लीगल एडवाइजर, लॉयर, नाम से ही समझ में आ रहा है, स्टोरी डिपार्टमेंट में काम करते हैं। ऑफिस बॉय किसकी पोस्ट है, मेकअप मैन, ठीक। अब अगर मैं ऑदर की बातचीत करता हूँ तो यार इनका थोड़ा क्रिएटिव काम था। ये क्या करते थे, न्यूज़पेपर्स में जितने भी पर्टिकुलरली हेडलाइंस हुआ करती थी उनको काट कर अपने पास कलेक्ट किया करते थे, क्रिएटिव वे में किसी तरीके से रिकॉर्ड मेंटेन किया करते थे, काम आ जाए, क्लियर। तो समझ गए कि ऑदर का काम क्या था, चलिए। तो वो चीज है। तो ये इंटरेस्टेड और क्रिएटिव राइटिंग भी किया करते थे। और ये एंट्री मतलब इनको स्टोरी लिखने का भी शौक था क्योंकि क्रिएटिव थे। तो ये स्टोरी लिखा करते थे। और रीडिंग तो उनका फेवरेट पास टाइम था। पास टाइम मतलब क्या इन्हें पसंद था, जैसे होता है ना तुम लोग पबजी या बीजीएमआई खेलते हो, तो उस तरीके से कुछ लोग फ्री फायर भी खेलते हैं जो नूब होते हैं। ही बाइज बुक्स इवन व्हेन इज अ शॉर्ट ऑफ मनी। अनडाउटली द ऑथर वाज वेरी स्ट्रांगली इंक्लाइंड टुवर्ड्स लिटरेचर ऑफ ऑल काइंड्स। और इनको किताबें पढ़ने का काफी शौक था, तो हर तरीके की किताब पढ़ा करते थे, क्लियर। अब इन पर क्वेश्चन बन जाता है, क्वेश्चन आप नीचे से पढ़ते चलिएगा किस तरीके से बनेगा, आंसर ये जाएगा आपका। चलिए अब ध्यान से देखते हैं। देखिए स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले टाइटल को समझिए। जैसा कि मैंने आपको बताया टाइटल क्या है, पोएट एंड पैनकेक्स। तो पहले हम पैनकेक्स के बारे में पढ़ेंगे। अब आप कहेंगे पहले ये समझाइए कि पैनकेक्स बोलते किसको है। यार उस समय पर जो मेकअप ब्रांड था उसको क्या कहा जाता था, पैनकेक्स, ठीक। अब यार थोड़ा सा पहले समझो, आज से पहले ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म बनती थी। तो जब ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म बना करती थी तो उस समय की जो पुरानी हीरोइंस थी, तो उस समय क्या था कि भाई ब्लैक एंड व्हाइट में एक तो ब्लैक कलर की चीज हो गई, एक व्हाइट, तो चेहरा चमक कर है तो ऊपर पाउडर लगाया जाता था। अब कैमरे में तो वो चीजें काफी अट्रैक्टिव दिखती थी, लेकिन रियलिटी में ऐसा लगता था जोकर। यार तुमने रामायण देखी होगी, तो रामायण में मान लीजिएगा कि मैं अपने मुंह को सफेद करके पोत लेता हूँ, तो तुम्हें अजीब नहीं लगेगा कि यार कितना ज्यादा पोता हुआ है, लेकिन कैमरे में चीज अच्छी लगती थी उस समय, क्यों, पीछे बैकग्राउंड ब्लैक था और चेहरा व्हाइट निखर कर आया करता था, क्लियर। चलो तो यहाँ पर पहले हम बातचीत करेंगे पैनकेक। पैनकेक समझ गए, अब ब्रांड ऑफ मेकअप जो कि उस समय पर यूज किया जाता होगा। अब यहाँ पर बहुत ध्यान से देखते चलना, यहाँ पर ना स्टोरी बहुत डिफरेंट तरीके से बिल्डअप होगी। मैं स्टोरी को शिफ्ट मारूंगा, पहले पैनकेक्स मतलब किसकी बातचीत करने वाला हूँ, आपके जो सुंदरता की चीजें हैं, और पैनकेक्स के बाद मैं किसकी बातचीत करूंगा, पोएट, ठीक। चलो तो अब स्टार्ट करते हैं जरा। द मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ जेमिनी स्टूडियोज, पहले बातचीत करते हैं जेमिनी स्टूडियोज के मेकअप डिपार्टमेंट की। कहानी में इतना तो क्लियर है कि 1900s की बातचीत हो रही है, मतलब 20th सेंचुरी की, आपके जेमिनी स्टूडियो जहां पर की पर्टिकुलरली मूवीज वगैरह शूट होती होंगी, क्लियर, ठीक। चलो तो वहां पर मेकअप स्टूडियो की पहले बातचीत करेंगे। तो जो मेकअप डिपार्टमेंट था जेमिनी स्टूडियो से उसकी बातचीत करते हैं। तो जो मेकअप डिपार्टमेंट था वो एक बिल्डिंग में था, और वो बिल्डिंग कहा जाता था किसकी, रॉबर्ट क्लीव। यार एक्चुअल में क्या है, ऐसा कहा जा रहा है क्योंकि बहुत पुराने समय की बातचीत हो रही है कि जो जेमिनी स्टूडियोज था, मैंने इसकी तस्वीर भी लगाई थी, आपने शुरुआत में देखी होगी, ये जेमिनी स्टूडियोज थे। और ये इंसान जो आप पीछे देख रहे हैं पर्टिकुलरली कौन है, आपके एस एस वासन, जो कि बॉस थे। तो अब जो मेकअप डिपार्टमेंट था जेमिनी स्टूडियो का,
वो कहाँ पर बना हुआ था? तो रॉबर्ट क्लीव पर्टिकुलरली एक ब्रिटिश थे जो कि इंडिया में मद्रास में रहा करते थे। तो उनका पहले अर्सवाइल मतलब होता है, पहले वो तबेला था, तबेला समझते हैं जहाँ पर घोड़े वगैरह रहते हैं। तो जो रॉबर्ट क्लीव का पुराना तबेला था उसको बाद में किस चीज में कन्वर्ट कर दिया गया था? जेमिनी स्टूडियोज। और वहीं पर पर्टिकुलरली एक रूम था, कौन सा रूम? मेकअप रूम। उस स्टूडियो में मेकअप मटेरियल रखा हुआ था जिसका ब्रांड नेम क्या था? पैनकेक। और प्रोफेशनली मतलब भर भर के उसको यूज किया जाता था। कई बार होता है ना कि पर्टिकुलरली तुम अपने आप को गोरा करने के लिए बहुत ज्यादा क्रीम लगा लेते हो, तो उस सेंस में कहा गया। और ये स्टेट्स मतलब जो पुराने समय की एक्ट्रेस थी वो फेमिलियर थी, उनको पता था इस तरीके का मेकअप होगा। अदर फिल्म्स और अदर को लगता था कि हो सकता है कि जो मॉडर्न एक्ट्रेसेस हैं वो ब्रांड नहीं है, इसलिए यहाँ पर एक लाइन भी यूज की गई थी बुक में कि कहा हुआ था कि जो उस समय की ग्रेटा गार्बो हो गई, ठीक, या मिस गौहर हो गई, या फिर आपकी विजय, पुराने नाम है यार ये तुम भी नहीं जानते होंगे, मैं भी नहीं जानता, विजंत माला हो गई, ठीक। तो ये लोग तो जानते हैं क्योंकि ये लोग उस समय पर इस तरीके का मेकअप यूज किया करते थे। हालांकि वो बोलते हैं एक रति अग्नोत्री करके भी हीरोइन थी, उन्होंने शायद से नहीं सुना हो क्योंकि वो एक नई हीरोइन थी। तो कहने का तरीका था कि उस समय की जो एक्ट्रेसेस थी वो फेमिलियर थी मेकअप्स को लेकर। और अदर बोलते हैं, अदर मजाक भी उड़ाते हैं रॉबर्ट क्लिफ का। वो बोलते हैं रॉबर्ट क्लिफ के बारे में कि जो रॉबर्ट क्लिफ था वो पर्टिकुलरली अपने जीवन में उसने बहुत घर खरीदे। मतलब जो ब्रिटिशर था मद्रास में उसका एक ही अड्डा नहीं था, उसके और भी बहुत सारे घर थे। और उसने बहुत सारी लड़ाइयां भी लड़ी। और बाद में उसने शादी कर ली थी कहाँ से? मद्रास की एक लड़की से। उन्हें पसंद आई होगी, मद्रास की एक लड़की तो नहीं, ये कहना गलत होगा, मद्रास में उन्होंने शादी की थी। मेडन बोलते हैं पर्टिकुलरली एक वर्जिन सेंट मेरीज चर्च में उसने शादी की थी, जिससे ये नाम है, ठीक। चलो सेंट मेरीज चर्च इन फोर्ट, ठीक। नहीं नहीं, मैं उल्टा बता के, अब ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या कहा हुआ है। वो काफी लड़ाई लड़ते थे, उन्होंने एक वर्जिन लड़की से शादी भी की। किस जगह पर की? इस चर्च में, जो कि किस जगह पर पड़ता था? इस जगह पर। कहां पर? मद्रास, चेन्नई, समझ गए? चलो, तो अब ध्यान से देखते हैं, कंफ्यूज मत हो जाना क्योंकि चैप्टर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तो अभी तक बस मैंने ये बताया कि जो जेमिनी स्टूडियो था वो जेमिनी स्टूडियो आपका कहां पर बना हुआ था प्रॉपर तरीके से, अगर आप समझता है? रॉबर्ट क्लीव के तबेले में। रॉबर्ट क्लीव एक ऐसा इंसान था जिसके कई सारे घर थे। और पर्टिकुलरली कहीं ना कहीं जो रॉबर्ट क्लीव था उसने शादी भी की थी एक मेडन, मेडन मतलब समझ गए किस सेंस में कहा हुआ है। और फिर मैंने बताया कि उस समय की जो हीरोइंस थी वो काफी ज्यादा फेमिलियर थी, किससे? पैनकेक्स। पैनकेक समझ गए होंगे मैं आपको क्या क्या चीज कहने की कोशिश कर रहा हूँ। अब यार बताया गया है कि जो मेकअप रूम था वो किस प्रकार का था। क्वेश्चन कैसे बनेगा आप देखते चलेगा। तो जो मेकअप रूम था वो एक हेयर कटिंग सैलून की तरह दिखता था। मतलब जैसे आजकल आपको बार्बर मतलब नाई के पास की जगह दिख जाती हैं, बहुत ज्यादा क्राउडेड थे, बहुत ज्यादा शीशे लगे हुए थे, फ्लडेड विद लाइट, आपको हर तरफ क्या दिखती थी? लाइट ही लाइट दिखती थी। इट वाज नॉट अ वेरी प्लीजिंग एक्सपीरियंस टू गेट द मेकअप डन। और यार उस समय ना मेकअप करवाना बहुत आसान नहीं था, क्यों? चेहरे पर सफेद पाउडर पोत दिया जाता था और वो बोलती भी, और बहुत ज्यादा डेजलिंग, डेजलिंग मतलब चमकीली लाइट्स भी झेलनी पड़ती थी। यार ऑब्वियस बात है कि मेकअप कर रहे हैं अगर आप, तो आप ऐसा तो नहीं कि अंधेरे में करेंगे, आपको पूरा प्रॉपर चेहरे पे लाइट और रिफ्लेक्शन चाहिए कि समझ में आए कि मेकअप मैन को कैसे करना है। तो लाइट बहुत चुभने वाली होती थी और उसमें घंटों सिटिंग पर बैठकर आपको मेकअप करवाना पड़ता था। और ये जो लाइट थी कई बार एक्टर्स की आंखों में दर्द कर दिया करती थी। तो मेकअप करवाना आसान नहीं था। और मेकअप स्टूडियो किस तरीके से दिखता था आप क्लियर कर चुके होंगे। चलिए फिर आगे देखिए क्या कहा हुआ है। द मेकअप डिपार्टमेंट एंड नेशनल इंटीग्रेशन, इस पर सवाल बनता है। देखिए अब मैं ना बताऊंगा कि जेमिनी स्टूडियो में लगभग 200 से भी ज्यादा लोग काम किया करते थे। और अलग अलग प्रजातियों के थे। प्रजातियों इन द सेंस में क्या कहना चाह रहा हूँ, वैरायटी थी, मतलब कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई बंगाली, इस तरीके से। तो इस कारण से होता है ना कि अब ऐसा कहा भी कह भी दिया जाता है, कई बार हो जाता है, वर्ड्स फंबल हो जाते हैं कि भारत में डाइवर्सिटी में यूनिटी है, मतलब विभिन्नताएं तो हैं लेकिन हम तब भी हम लोगों में क्या है? एकता। तो वो चीज है। चलिए, तो मेकअप डिपार्टमेंट एंड नेशनल इंटीग्रेशन को समझते हैं क्या कहा हुआ है। द मेकअप डिपार्टमेंट, जो मेकअप डिपार्टमेंट था स्टूडियो में, वो वहां पर लोग डिफरेंट प्लेसेस और बैकग्राउंड से काम करते थे। पहले एक बंगाली मैन था इंचार्ज, जिसने काफी सक्सेसफुल, जब मतलब वो जब काम कर रहा था तो ये जो जेमिनी स्टूडियो था काफी सक्सेसफुल भी हो रहा था, और फिर वो छोड़कर चला जाता है। उसके बाद एक आदमी आ जाता है महाराष्ट्र से, जो इस मेकअप को संभाल रहा होता है। उसके उसके साथ कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इंडियन क्रिश्चियन फ्रॉम मद्रास, पूरी की पूरी एक टीम थी। एंग्लो बर्मीज किसको बोलते हैं? मैं वर्ड का मतलब तो नहीं बताऊंगा। बर्मीज पर्टिकुलरली जो आज का प्रेजेंट है म्यांमार है, आज से पहले उसको कहा जाता था। क्लियर? अब एंग्लो तुमने शायद से याद हो, एंग्लो इंडियन पढ़ा हो, नहीं तो कमेंट कर देना, अलग से बता दूंगा कमेंट सेक्शन में। तो एंग्लो बर्मीज पर्सन हो गया, कुछ लोकल तमिल्स भी थे। मतलब तुम देख सकते हो कि डिफरेंट डिफरेंट एरियाज, मतलब ऑल ओवर इंडिया से लोग यहाँ पर आकर क्या कर रहे थे? काम। बस उसी को कहा गया नेशनल इंटीग्रेशन, एक जुड़ाव आपको देखने को मिल रहा था। वही अगर हम बातचीत करें, और अदर जोकिंगली बोलते भी हैं कि यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको मतलब सारी ही स्किल्स देखने को मिल जाती है मेकअप पैन की, विद क्वाइट अ लोट ऑफ पैनकेक। अब इस टाइम का मतलब ध्यान से देखना, वो कहते हैं उस समय पर जो पैनकेक था और भी बहुत सारे पोशंस एंड लोशंस, मतलब मुंह पे लीता पोती की जाती थी। दे कुड मार द ब्यूटी ऑफ एनी पर्सन, मतलब अगर रियलिटी में देखते ना तो इतना ज्यादा इंसान को लीत पोत दिया जाता था कि वो बहुत बेकार लगता था। हाउएवर वो क्लेरिफाई भी करते हैं इस चीज को बोलकर, परहैप्स द हाइडेस्ट क्रिम्सन कलर्ड मेकअप वाज इंपॉर्टेंट टू लुक प्रेजेंटेबल ऑन द स्क्रीन। अब ये हाइडेस्ट क्रिम्सन मतलब क्या है कि जो सफेद कलर का चेहरे पर पोता जाता था वो जरूरी था, क्योंकि अगर आपको कैमरे में प्रेजेंटेबल दिखना है,
क्योंकि उस समय ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरें बना करती थी, वरना करेक्टर ब्लैक एंड व्हाइट में मिस हो जाएगा। तो उस समय जरूरी हो जाया करता था कि आप चेहरे को क्या करें, सफेद। और कहा भी हुआ है कि ये वो देश थे जब शूटिंग अधिकतर इंडोर ही हुआ करती थी, मतलब अंदर कमरे में, और केवल 5% शूटिंग है जो कि आउटडोर्स हुआ करती थी। और वो इसलिए बोलते हैं कि उस समय पर जो सेट्स और स्टूडियो लाइट्स थे वो भी चाहिए होते थे, गर्ल्स भी चाहिए होते थे, बॉयज भी चाहिए होते थे, जो कि वैसे तो प्रेजेंटेबल लगते थे मूवी में, लेकिन एक्चुअल में कैसे लगते थे, बेकार। अब एक्चुअल में बेकार क्यों लगते थे, आपको रीजन क्लियर होगा, क्वेश्चन देखते चलिएगा किस प्रकार से बनेंगे, वरना वीडियो को पॉज करके देखिएगा। चलो, अब इनके बारे में भी मैं बता चुका हूं, मुझे लगता है बस 1 मार्क्स में अगर सवाल बन जाए तो आप जान सकेंगे। अब यहाँ ना करेक्टर्स शिफ्ट होंगे। अभी मैंने चैप्टर को स्टार्ट करते वक्त पहले आपको पैनकेक जस्टिफाई किया। पैनकेक जस्टिफाई करने के बाद मैं आपको टॉपिक में आगे की तरफ गो थ्रू करता हूँ। और अगली चीज मैंने आपको पैनकेक को जस्टिफाई करने के बाद क्या समझाई कि मेकअप स्टूडियो कैसा था। अब मैं बेसिकली करेक्टर्स की बातचीत करूंगा, एक एक करेक्टर को प्रॉपर तरीके से क्लियर करूंगा। चलिए, तो सबसे पहले मेकअप डिपार्टमेंट की बातचीत करेंगे और मेकअप डिपार्टमेंट में ऑफिस बॉय को समझेंगे। यार जैसे होता है ना कि अगर आप किसी ऑफिस में काम करते हैं, एक हायरार्की होती है, एक सबसे ऊपर एक काम कर रहा इंसान, फिर उससे नीचे, फिर उससे नीचे, फिर उससे नीचे। इसी तरीके से आपके यहाँ पर हायरार्की थी। तो एक एलिबरेट डिवीजन ऑफ वर्क था, मतलब मेकअप डिपार्टमेंट में कई सारे लोग थे। जो चीफ, जो ऊपर वाला मेकअप का आदमी था, वो किसको ड्रेसअप किया करता था, जो मेन रोल्स, मतलब जो हीरो होते थे। और जो चीफ के नीचे सीनियर असिस्टेंट होते थे, वो सेकंड हीरो को और हीरोइन को पर्टिकुलरली क्या किया करता था, उनका मेकअप किया करते थे। और जो जूनियर असिस्टेंट होते थे, वो कॉमेडियन का मेकअप किया करते थे, जो कि मेन था। और जो बिल्कुल ही नीचे लेवल पर काम करते थे, ऑफिस बॉय जैसे, वो पर्टिकुलरली क्राउड समझ के ना, जो नॉर्मल, बिल्कुल ही नॉर्मल लोग हैं, जो कैमरे में प्रॉपर तरीके से दिखेंगे भी नहीं, उनका मेकअप किया करते थे। तो यहाँ पर मैं आपको ऑफिस बॉय के बारे में समझाऊंगा। पहले समझ लीजिएगा, कहा इसको मैंने ऑफिस बॉय, लेकिन एक्चुअली में बॉय नहीं था। ये अपनी अर्ली 40s में था, क्योंकि वो एक पोस्ट है। और इसने स्टूडियो को बहुत साल पहले ज्वाइन किया था। अच्छा, इसका सपना क्या था कि इसको टॉप का फिल्म स्टार बनना है, टॉप का स्क्रीन राइटर, डायरेक्टर, लिरिक राइटर बनना है। और इसको पोएट्री लिखने का भी शौक था, लेकिन ये कर कुछ नहीं पाया, ये फेल हो गया। बस पर्टिकुलरली इसका काम क्या था, जो लोग हुआ करते थे, फटाफट से उनके चेहरों को क्या करना, पेंट करना। क्लियर? तो क्वेश्चन बन भी जाता है, जैसे कि एक पढ़ के बता देता हूँ। वट वर्क, ऑफिस बॉय क्या काम किया करता था जेमिनी स्टूडियो में, आप बता देंगे मेकअप का था। उसने जेमिनी स्टूडियोज को क्यों ज्वाइन किया था, ताकि वो फिल्म स्टार या स्क्रीन राइटर बन सके। और वो डिसअपॉइंटेड क्यों था, क्योंकि वो लाइफ में इस चीज को अचीव नहीं कर पाया। कितना सिंपल क्वेश्चन था, आपने बता दिया। चलिए, अब ध्यान से देखते थे नरेटर्स वर्क इन द स्टूडियो। नरेटर का काम क्या था, नरेटर मतलब ऑथर, शुरुआत में बता चुका था, लेकिन लाइन बाय लाइन रीड क्यों कर रहा हूँ, चैप्टर बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और ढंग से समझाना जरूरी है बहुत। चलिए, तो देखिएगा, तो जो नरेटर थे वो क्यूबिकल, क्यूबिकल मतलब कमरे को कहा गया, कमरे में काम करते थे, जहां पर की फ्रेंच विंडोज थी। आप देख सकते हैं इस तरीके की विंडोज को बोलते हैं, कि मतलब बाहर उनके केबिन में क्या चल रहा है, बाहर सब लोगों को दिखता था। इतनी ज्यादा विंडोज थी। इस टाइप ऑफ स्टाइल विंडोज को क्या कहा जाता है, फ्रेंच विंडोज। हिज वर्क, उनका काम क्या था, न्यूज़पेपर की जो क्लिपिंग्स है उनको कट करना और फाइल्स में स्टोर करना। हर किसी को लगता था कि ये काम कुछ भी नहीं है, मतलब लोग सोचते थे यार ये तो इंसान खाली बैठा जाता है, कुछ भी नहीं करता। और वो कहता है ऐसे जो मेरे बॉस थे वो सोचते थे। तो जो भी कोई उनके पास आता था ना, उनको लेक्चर देकर जाता था कि भाई कुछ कर लिया करो, हम देखो कितनी मेहनत करते हैं, तुम कुछ भी नहीं करते। तो ऑफिस बॉय भी कई बार उनके पास आ जाया करता था। अच्छा, अब ऑफिस बॉय क्यों आता था, यार वो फ्रस्ट्रेटेड था। फ्रस्ट्रेटेड क्यों था, लाइफ में जो करना चाहता था कर नहीं पाया। तो वो आकर, होता है ना कि कई बार में कंप्लेन करते हैं, और उससे देखो यार वो कैसे कर रहा है, यार ये कुछ भी नहीं करता बैठ के। तो वो काम क्या करता था ऑफिस बॉय, और ये चीज ऑथर को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। तो उसके बारे में वो कुछ कहेंगे तो ध्यान से देखना। तो जो ऑफिस बॉय था वो क्यूबिकल में आता था, कंप्लेन करता था कि देखो टैलेंटेड राइटर्स को तो इन्होंने खा लगा दिया। अपनी बातचीत कर रहा है कि देखो मैं कितना टैलेंटेड हूँ। मतलब टैलेंटेड लोगों को तो उन्होंने बार बार बना दिया और यूजलेस पीपल बना दिया। और नरेटर को ये चीज बहुत बोरिंग लगती थी, और उसे लगता था कि यार काश बहुत ज्यादा लोग आ जाएं, क्योंकि अगर ज्यादा लोग आएंगे तो ऑफिस बॉय के पास खाली समय नहीं होगा, और उनके मेकअप में लगा रहेगा, और किसी परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी ऑदर को। ठीक, तो इसलिए ऑदर हमेशा कोशिश करते थे कि यार बहुत ज्यादा क्राउड शूटिंग हो, ताकि ऑफिस बॉय हमेशा बिजी रहे और किसको आकर बिल्कुल भी कंप्लेन ना करे आपके ऑदर को। ऑदर का नाम आप देख ही चुके हैं शुरुआत में क्या था। चलिए, तो क्वेश्चन किस प्रकार से बनेंगे आपको ये भी क्लियर होगा। अब ध्यान से देखते हैं, अब करेक्टर टू करेक्टर शिफ्ट करेंगे। पहला करेक्टर ऑफिस बॉय का था। अब जो दूसरा करेक्टर समझेंगे वो किसका समझेंगे, सुब्बू। इनका पूरा नाम है सुब्बू, जिनका कि मैंने आपको शुरुआत में भी एक हिंट दिया था। अब यहाँ पर प्रॉपर इन डेप्थ बताता हूँ सुब्बू के बारे में। तो ये एक सेकंड पोजीशन पर काम किया करते थे जेमिनी स्टूडियोज में। और ये ऑफिस बॉय के अकॉर्डिंगली सुब्बू जो थे वो कुछ भी डिजर्व नहीं करते थे। ऑफिस बॉय जलता था सुब्बू से। अब पूछ भी लेते एग्जाम में कि सुब्बू का एनिमी कौन था, तो किसको कहेगा, ऑफिस बॉय। तो वो चीज है। तो ऑफिस बॉय के अकॉर्डिंगली जो सुब्बू था वो डिजर्व नहीं करता था कुछ भी, क्योंकि ना तो वो बहुत ज्यादा वेल एजुकेटेड था, और ना ही उसके पास कुछ एक्सेप्शनल टैलेंट था, ऐसा ऑफिस बॉय को लगता था। और एक्चुअली में ब्राह्मण थे, इसलिए मैंने शुरुआत में कहा था कि जो बॉस थे वो ब्राह्मण और स्कॉलर्स को बहुत पसंद किया करते थे। ऐसा ऑफिस बॉय को भी लगता था कि ब्राह्मण है, ऊंची जाति का है, इसलिए इसको इतनी अच्छी पोस्ट दी हुई है। अब देखिए, हिज ओनली वर्च्यू, तो उसका जो वर्च्यू, जो उसके अंदर टैलेंट था वो ये था, सिर्फ वो ब्राह्मण है, और इसलिए शायद से उसको अपॉर्चुनिटीज मिल जाया करती थी। ही वॉज ऑलवेज चेयरफुल, जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया, काफी खुश रहता था। हालांकि अगर ये फ्लॉप फिल्म भी बना देना, वो मूवी जो कि चलती नहीं, तब भी ये खुश रहता था, दुखी बिल्कुल नहीं होता था। द नरेटर टेक्स अ डिग एट हिम बाय सेइंग दैट ही ऑलवेज नीडेड पीपल टू वर्क फॉर हिम। और ये इंसान ना बहुत क्वालिटी वाला था, ये खुद से कुछ नहीं करता था। कुछ लोग होते हैं ना बैठकर ऑर्डर चलाते हैं, वो क्वालिटी से इंसान के अंदर थी कि दूसरे लोगों से काम निकलवा दिया करता था। ही वॉज एवर लॉयल टू द चीफ, मतलब ये बॉस के बहुत लॉयल था। बॉस कौन है पर्टिकुलरली,
आपके वासन जी। सुब्बू कुड आफ्टर काउंटलेस सॉल्यूशन, और ये इंसान ना बहुत ज्यादा क्रिएटिव था। अभी मैं इसके बारे में बताऊंगा प्रॉपर एग्जांपल देकर। अगर मान लीजिएगा कि हम किसी मूवी के सीन को कर रहे हैं, वो सीन मुझे करना नहीं आ रहा, या उस सीन को बेस्ट तरीके से कैसे परफॉर्म किया जाए, तो वो कौन सजेस्ट करता था? सुब्बू। सेकंड्स में 14 आइडिया बता दिया करता था कि ऐसे कर लो। द नरेटर कमेंट्स दैट फिल्म मेकिंग वाज क्वाइट सिंपल विद अ मैन लाइक सुब्बू राव, और बोलते भी थे कि अगर सुब्बू हमारे पास है तो फिल्म मेकिंग बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। इतना टैलेंटेड इंसान था। अच्छा, ये सुब्बू पोएट भी था, इसके अंदर बहुत अच्छे टैलेंट थे, अच्छी पोएट्री भी करता था, अच्छी एक्टर भी था, लेकिन इसके सारे टैलेंट छुप जाया करते थे। क्यों? जो ये काम किया करता था उसके पीछे देखो क्या भी हुआ है। ऑल दो इसके अंदर कैपेबल थी कि राइटिंग भी लिखा करता था, ऑन इंट्रिकेट मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स पर लिखा करता था बातचीत। जैसे इसने पोएट्री लिखी मासेस के लिए, हिज सक्सेस इन फिल्म्स, लेकिन ये फिल्म्स में इतना ज्यादा चलता था कि इसकी जो और क्वालिटीज थी वो ओवरशैडोड हो जाया करती थी। कुछ लोग होते हैं ना, क्रिकेट भी अच्छा खेलते हैं, पढ़ाई में भी अच्छे हैं, लेकिन वो पढ़ाई में ज्यादा अच्छे हैं तो लोग उन्हें पढ़ाकू मानते हैं, और जिन चीजों में अच्छे हैं वो बातचीत ही नहीं होती। सेम इनके पास आता। ही कंपोज स्टोरी पोएम्स, इसने कई सारी पोएम्स भी बनाई हैं, फिक्शन मतलब कहानी भी बनाई है। एंड ऑल्सो राइट अ स्प्रॉलिंग नॉवल। यार स्प्रॉलिंग पर्टिकुलरली किसको कहा जाता है? काफी अच्छी और काफी शॉर्ट, इन्होंने मतलब कॉम्प्लिकेटेड वे में चीजों को एक्सप्लेन करते हुए नॉवल भी लिखी है, और उस नॉवल का नाम दिया है, याद रखिएगा, थ्रिलियाना मोहन बाल करके। यार बहुत सारे नाम है तो मैं ढंग से प्रोनाउंसिएशन नहीं कर रहा, बस आप देख लीजिएगा। क्लियर? चलो आगे की तरफ आ जाते हैं। ही कंपोज्ड स्टोरी पोएम्स। अच्छा, इसने पोएम्स, या तो हम पहुंच चुके थे। ही ऑल्सो ब्रोट टू द लाइफ ऑफ कल्चर एंड लाइफ स्टाइल ऑफ देवदासीज। अभी देवदासीज क्या होता है? ये आज से पहले चलता था, बहुत गलत सिस्टम चलती आ रही थी कि आज से पहले क्या होता था, जो लड़कियां होती थी उनको मंदिर में जाकर नाच गाना करना होता था, और फिर पंडित जी जो उस समय के हुआ करते थे, या फिर जो महाराज हुआ करते थे, उनको जो लड़की पसंद आ जाया करती थी, फिर बाद में उनके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाए जाते थे, और कई बार जो लड़की थी वो प्रेग्नेंट भी हो जाया करती थी। बाद में इस प्रथा, इस सिस्टम को बंद कर दिया गया। तो इसके खिलाफ इन्होंने लिखा था। समझ गए जी देवदासी क्या होता है? हालांकि इसके बारे में आप बहुत प्रॉपर तरीके से जानना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि कभी समय निकाल कर एग्जाम के बाद, अभी नहीं, महाराज मूवी देखिएगा, आपको प्रॉपर क्लियर हो जाएगा कि सिस्टम क्या था और कितना गलत था। समझ गए जी? और ये उसके बाद सुब्बू द एक्टर एंड द साइकोपेंट। अब साइकोपेंट किसको कहा गया? तो मैंने आपको शुरुआत में बताया था चापलूसी, तो चापलूसीकार भी थे। अब थे कि नहीं वो क्लियर नहीं कहा जा सकता क्योंकि सभी के बारे में अच्छा बोलते रहे, लेकिन क्वेश्चन बन जाता है तो आपको ये लिखना पड़ेगा। तो द नरेटर, तो नरेटर जो है वो मजाक भी बनाता है सुब्बू की, क्या बोलकर कि अमेजिंग एक्टर तो है और कई सारे माइनर रोल्स भी इसने किए हैं, और ये बेटर परफॉर्म करता था लीड एक्टर से भी ज्यादा। ही ऑलवेज, और ये हमेशा हर किसी के बारे में अच्छी बातें बोला करता था, और जो इसका हाउस हाउस था वो भरा रहता था। एक्यूटेंसिल मतलब अनजान लोगों से, रिलेटिव से, मतलब इतने दिलदार इंसान थे कि इनके घर पर रिलेटिव्स और जिन्हें जानते भी नहीं थे वो लोग आकर रुक जाया करते थे, उनका खाना, उनको खान पान दिया करते थे, खिलाया पिलाया करते थे, और ये किसी के भी एनिमी नहीं थे, मतलब किसी के बारे में बुरा नहीं बोलते थे, और बहुत ज्यादा क्लोज, इंटीमेट के कई सारे मतलब होते हैं, पर क्लोज के सेंस में है, ये काफी ज्यादा क्लोज भी थे बॉस के। और इनके कई सारे दुश्मन भी थे, जैसा कि मैं आपको शुरुआत में बता चुका हूं, कौन इनसे नफरत किया करता था? ऑफिस बॉय। चलिए, तो क्वेश्चन बन जाता है, देख लीजिएगा कैसे बनेगा। चलो अब यहाँ पर ध्यान से देखते हैं। मैंने आपको बताया था ना कि सुब्बू के अंदर क्वालिटीज थी, ये कई सारे आइडियाज को प्रॉपर तरीके से रिप्रेजेंट किया करते थे, तो वो क्वालिटीज देखिएगा क्या थी। फिल्म मेकिंग मस्ट हैव बीन एंड वाज सो इजी विद अ मैन लाइक सुब्बू। तो ऐसा क्यों कहा गया? अब इस स्टेटमेंट को कहते हैं कि एक्सप्लेन कीजिए। जैसे इनसे डायरेक्टर पूछते थे कि रेड फाइट और टाइगर की अगर लड़ाई हो रही है अंडर वाटर, और जो रेड है, चूहा है, उसने पर्टिकुलरली किसको मार दिया? टाइगर को। अजीब बात है। तो अब चूहे को दया आ रही है किस पर? टाइगर के बच्चों पर। तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे? तो ये बता दिया करता था प्रोड्यूसर को, प्रोड्यूसर मतलब जो मूवी में पैसा लगाते हैं उनको या डायरेक्टर को। तो सुबह एकदम से 4 आइडियाज के साथ आ जाया करता था कि ऐसे अफेक्शन दिखा सकते हैं। अच्छा, अगर पसंद नहीं आया कि नहीं यार मजा नहीं आया, विद इन अ सेकंड 14 आइडियाज को और रिप्रेजेंट कर दिया करता था। तो ये है, इससे पता चलता है कि इंसान बहुत ज्यादा क्या था? क्रिएटिव। अब समझते हैं लॉयर के बारे में। अब तीसरे करेक्टर की तरफ जाएंगे। ये लॉयर की ना बहुत ज्यादा मजाक बन जाएगी, और ये लॉयर को बहुत सीरियसली मत लेना, बहुत मजाक चीज है। यार ये लॉयर ना स्टोरी डिपार्टमेंट में काम किया करता था। पहले तुम्हारे मन में 2-3 सवाल होंगे कि स्टोरी डिपार्टमेंट में लॉयर क्यों काम कर रहा है, ये बताइए। देखो, अगर मैं बातचीत करता हूँ स्टोरी डिपार्टमेंट की, तो जो आपका स्टोरी डिपार्टमेंट है ना, स्टोरी डिपार्टमेंट में जो चीज़, वैसे मैं अपना खुद का कॉमन सेंस बता रहा हूँ, ऐसे स्टोरी में मेंशन नहीं है कि जो स्टोरी डिपार्टमेंट के लोग थे वो कुछ लिखते होंगे तो कल को कॉपीराइट वगैरह इशू ना हो, तो वहाँ पर एक लॉयर रखा हुआ था, जैसे कंपनीज में होता है कॉर्पोरेट लॉयर। तो उसी तरीके का ये लॉयर था। तो जो स्टोरी डिपार्टमेंट था उसमें आपको लॉयर भी देखने को मिल जाया करता था, पोएट्स और राइटर्स के साथ। और सुब्बू भी था, सुब्बू के अलावा एक लॉयर। तो जो लॉयर था वो लीगल एडवाइसर था, लेकिन ये इसको लोग इलीगल एडवाइसर कहा करते थे। क्यों? इसकी हरकत ऐसी थी यार। ही हैड ही हैड अनइंटेंशनली ब्रॉट अबाउट अ सेट, और इसने एक बनती हुई बडिंग मतलब एक टैलेंटेड एक्ट्रेस का करियर खत्म कर दिया था। पूरी कहानी बताता हूँ क्या है। एक्चुअल में ना वो एक्ट्रेस गुस्से में आ जाती है, वो प्रोड्यूसर पर चिल्ला रही थी, और ये इंसान उस चीज को रिकॉर्ड कर लेता है, और रिकॉर्ड करने के बाद उस एक्ट्रेस को सुनाता है, जिससे कि वो एक्ट्रेस इतनी डर जाती है कि वो डर के वहां से भाग जाती है, क्योंकि वो एक्ट्रेस गाँव की थी। तो वो मतलब होता है ना कि आप शुरुआत में जब नहीं होते, आप डरे सहमे रहते हैं, गाँव के लोग सीधे होते हैं। तो इस तरीके से उसने उसने इस लॉयर ने उसका करियर खत्म कर दिया। तो जो लीगल एडवाइसर था, और वो सभी मेंबर से काफी डिफरेंट भी लगता था। क्यों? हर कोई उस समय खादी के धोती कुर्ता पहनते थे, पोइट लोग है ना यार। और ये जो लॉयर थे पैंट पहनता था, टाई पहनता था, तो सब लोगों से काफी अलग दिखता था, जो लोग धोती और खादी की शर्टें पहना करते थे। और ये बहुत अलग भी था। क्यों?
मैन ऑफ कोल्ड लॉजिक, हर चीज के पीछे लॉजिकल रीजनिंग देता था। क्यों? पढ़ा लिखा इंसान है। और जो दूसरे लोग थे वो पर्टिकुलरली समझ गए ना, जैसे गांधी जी की सोच थी सत्याग्रह, कुछ इस तरीके की बातचीत किया करते थे जिनके पीछे लॉजिक नहीं था। ही वॉज क्लोज, ये काफी क्लोज भी था बोस के। दो लोग बहुत ज्यादा क्लोज थे बोस के, एक सुब्बू और एक लॉयर। और इसको अलाउ था कि आप फिल्म को प्रोड्यूस कर सकते हो, हालांकि वो फ्लॉप ही क्यों ना हो जाए। और इसने ऐसी फिल्म बनाई कि वो फ्लॉप हो गई। जो बोस था उसको स्टोरी डिपार्टमेंट ही बंद करना पड़ा। और पोइट्स की वजह से किसकी जॉब चली गई यहाँ पर? लोअर। क्यों? काम ही नहीं बचा। तो बस ये कहा हुआ है कि लोअर अपनी जॉब खो देता है, इनको घर जाने के लिए कह दिया जाता है, और पर्टिकुलरली स्टोरी डिपार्टमेंट पूरी तरीके से क्या हो जाता है? बंद। चलिए अब ध्यान से देखते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बन जाता है, जेमिनी स्टूडियोज द फेवरेट हॉन्ट ऑफ इंटेलिजेंसिया, मतलब पोइट्स के लिए ये वर्ड यूज किया कि जो पोइट जैसे लोग थे उनको बहुत अच्छा लगता था जेमिनी स्टूडियो। क्यों? यार उस समय तो क्योंकि कांग्रेस का शासन था, मैं बातचीत कर रहा हूँ ना पुराने समय के, ब्रिटिशर्स वगैरह भी शायद होंगे, नहीं उसके बाद ही स्टोरी को एग्जैक्टली सेट किया गया। वैसे कुछ कुछ पोर्शंस है वहाँ के। तो क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे इंसिडेंट है, एक दिन में तो ये चीजें नहीं हुई, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हुई है। तो समझ लो ना कब से कब तक की कहानी जा रही है। तो जेमिनी स्टूडियोज वाज अ हॉट फेवरेट अमंग, तो जेमिनी स्टूडियो बहुत अच्छी पसंद थी पोइट्स की उस समय पे। ये नाम ये बनता है, मैंने इनकी तस्वीरें नहीं लगाई, क्या ही करोगे देखकर यार। एस डी एस योजिगर, सांगू नाम है, देख लीजिएगा, 4-3 नाम है, मैंने लिख दी, पूछे जाएंगे नहीं पूछे नहीं जाएंगे, बस बुक में थे तो मैंने बता दिए। तो ये एक एक्सीलेंट, मतलब इनके पास ना एक मेस जहाँ पर खाना पीना मिलता है, वहाँ पर बहुत अच्छी कॉफी दी जाती थी। और उस समय वो दिन थे जब कांग्रेस गवर्नमेंट ने किस पे प्रोहिबिशन लगाया हुआ था? अल्कोहल। अब बुक में अल्कोहल मेंशन नहीं है, लेकिन जिनको हिस्ट्री के बारे में पता है वो जानते हैं कि ये वो दिन थे कि अल्कोहल पर बैन था। तो कॉफी पीने के लिए बहुत अच्छी जगह मिल जाया करती थी। ऐसा नहीं था कि ग्रुप्स आप इकट्ठा नहीं हो सकते थे, इकट्ठा तो हो सकते थे, लेकिन उस समय पर अल्कोहल को बैन किया गया था। तो उस सेंस में कहा गया कि हमारे लिए काफी एक अच्छी जगह थी कि हम अपना खाली समय किस चीज को पीकर गुजार सकें? कॉफी। चलो अब यहाँ पर ध्यान से देखना। अब बहुत ध्यान से देखो, यहाँ पर वो इंसिडेंट है जो मैंने तुम्हें एक्ट्रेस का बताया था, तो उसको लिख दिया कि अगर आप एक बार गो थ्रू कर ले तो आपको पता चल जाए। ठीक, अपनी लैंग्वेज में भी तो बनाकर लिखने का, मैं तो समझाकर छोड़ दूंगा, आपको वो चीज आए ना। तो इसलिए यहाँ पर मैंने उस चीज को एक्जैक्टली एक्सप्लेन कर दिया। अब ना यहाँ से आपका चैप्टर पूरा स्विच होगा। ठीक, अब यहाँ से मैं पोएट्स की बातचीत करूंगा, जितने करेक्टर्स मुझे बताने थे मैं बता चुका हूँ। पेनकेक्स का कॉन्सेप्ट खत्म, पोएट्स का कॉन्सेप्ट स्टार्ट। चलो यार, अभी इस वीडियो को मैं यहीं पर रोकता हूँ, और पार्ट 2 को मैं अगले पार्ट में कंटिन्यू करूंगा। क्लियर?